विक्रम सिंह। हम अगले पायदान पे जाते हैं। आज देखेंगे अति संयुग्मन एवं ससंयोजी बंध का विखंडन। आज की क्लास में स्पेशल है अति संयुग्मन ससंयोजी बंध का विखंडन। कार्बनिक अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, इन मध्यवर्तियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए उसके लास्ट में देखेंगे क्विज। तो चलते हैं, अभी सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन। अब बेटा हम कंजुगेशन शब्द को जानते हैं, यानी कि संयुग्मन। संयुग्मन कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। संयुग्मन जिन यौगिकों में पाई जाती है उनमें मेसोमेरिक प्रभाव पाई जाती है, जबकि अति संयुग्मन एक प्रभाव है, जैसे कि प्रेरणिक प्रभाव किसी अणु में पाई जाती है या मेसोमेरिक प्रभाव पाई जाती है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पाई जाती है। वैसे ही अति संयुग्मन भी एक प्रकार का प्रभाव है, लेकिन संयुग्मन प्रभाव नहीं है। संयुग्मन जो है एक स्थिति है, अणु में एक व्यवस्था है। चले अति संयुग्मन का क्या मतलब होगा, इनको जानने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उनको परिभाषित भी करेंगे। चलिए देखिए, यहां पर मैं ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, HC यानी कि CH3 है ये, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH है और फिर डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें संयुग्मन जैसी कोई स्थिति ही नहीं आई हुई है, यहां पर कोई संयुग्मन जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात नजर आ रहा है, वो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और अगला बंध जो है अल्टरनेट, इसके एकांतर क्रम में डबल एकल एकल के बाद जो बंध है वो है CH बॉन्ड। और ये CH बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। जब ऐसी स्थिति आती है कि CH बंध डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मित हो, यानी कि CH सिग्मा बंध फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, अगर ऐसी सिचुएशन आते हैं तो उस स्थिति में अति संयुग्मन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उस दिशा में जिधर CH बॉन्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित हो जाते हैं। जब ऐसा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड सिंगल जो सिग्मा बॉन्ड है वो इस जगह पर डबल बॉन्ड बनाएगा। देखो क्या स्थिति आ गई है, जरा समझें। H यहां पर जो H है C के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी H है C के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया C, फिर यहां का बंध चला गया CH2 बनने और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, माइनस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज कहां, यहां पर H है, इसके साथ आ गया। ये स्थिति इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए हो सकता है। तो यहां पर 1 2 3 तीन ऐसी संरचनाएं बन सकती हैं और दो और बन सकता है, H प्लस CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर H है तो रहेगा ही, कहीं नहीं जाएगा। H सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और क्या आगे जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। इस H के लिए भी हो सकता है HCH H प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस माइनस, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो भाई क्या हुआ है इस जगह, समझ लिए। यही बात यहां से एक ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ,
तो वो वाली बन गई। यही वाली बात यहां पर H के साथ भी हो सकता है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मित पद्धति में यदि CH सिग्मा बंध है तो वो CH का सिग्मा बंध वाला इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ विस्थापित होती है, तब इस घटना को हम अति संयुग्मन कहेंगे। परिभाषित करके देखते हैं, चलिए हम यहां पर लिखते हैं परिभाषा। जब CH सिग्मा बॉन्ड का C डबल बॉन्ड C यानी कि पाई बंध के साथ संयुग्मित पद्धति में होता है, तो CH सिग्मा बंध का पाई बॉन्ड की ओर विस्थापन होता है, इस प्रभाव को अति संयुग्मन कहते हैं। यहां पर ऐसी घटना हुई है कि ये वाला बंद वाला इलेक्ट्रॉन उस दिशा में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड की तरफ ये जा रहा है। इसे हम कहेंगे अति संयुग्मन। अति संयुग्मन जब हुआ तो एक चीज देख रहे हो, जब ऐसा हुआ तो देखिए यहां पर इस दिशा में इस जगह पर एक अनुनाद हुआ, एक संरचना, दूसरी संरचना, तीसरी संरचना। इस जगह पर हुआ क्या है कि यहां इन दोनों के बीच में जो बंधन था वो खत्म हो गया है, यानी इस जगह पर नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है ही नहीं है, बंधन नहीं है, इसलिए कहते हैं नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। यहां पर अनुनाद हुआ, इसको बिना बंध का अनुनाद भी कहा गया। तो अति संयुग्मन का एक दूसरा नाम है, इसे बिना बंध का अनुनाद कहते हैं, नाद या बेकर-नाथन प्रभाव कहते हैं। जरा इस चीज को और एक बार कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर होगा। जरा समझें, हमने कहा था CH3 है, इस जगह पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ शिफ्ट हो गया और क्या हो गया, H प्लस HCHC, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, CH सिंगल बॉन्ड C, 30 रुपए का फर्क, H2 इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस चार्ज। अगर हम ये सोचते हैं कि चलिए H प्लस बना है, यहां पर ये अस्थायी है, तो चलो ठीक है कि इस तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहां पर कौन सा प्रभाव हुआ, अति संयुग्मन प्रभाव हुआ। लेकिन ये भी तो देखो कि ये H प्लस बना है, वो क्या इस जगह पे जाके जुड़े, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो क्या ये H प्लस निगेटिव हिस्से में जाके जुड़ जाए? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जरा समझेंगे। ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH, इस जगह पर क्या होगा, H प्लस आके जुड़ जाएगा, CH3 बन गया। चलिए ये भी पॉसिबल है, जुड़ गया।
लेकिन फाइनली वही बात आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये ऐसा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये CH बंद है, सिग्मा बंद। यहां पर भी वही घटना होने लगेगी कि ये तरफ चला गया, ये बॉन्ड इस तरफ चला गया। फाइनल क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा अब CH2 माइनस, क्या बन गया, CH2 माइनस, और बोलो सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, H प्लस। मतलब आप देख रहे हो, चाहे इस दिशा में हो या इस दिशा में, अगर ये अणु है तो दोनों दिशाओं में किसी भी स्थिति में वो स्थायी नहीं है। उसका C और H के बीच का बंध टूटेगा और फिर उनमें एक अनुनाद होगा। यानी ये अणु कैसा होगा, ध्रुवी हो जाता है, जिसमें H प्लस अलग हो जा रहा है। अगर कोशिश भी करे कि फिर इधर आके जुड़ जाए तो फिर भी ऐसी स्थितियां आनी ही आनी है। अब यहां पर यह समझना है कि इस आधार पर कौन सी अणु जो है ज्यादा स्थायी होगा, कौन सी अणु कम स्थायी होगा। स्थायित्व की बात करेंगे। चलो हम इस जगह पर ध्यान दें कि RCH2, यहां पर हम एक पहला एग्जांपल लिखते हैं RCH3 के साथ। पहला एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है RCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर अगला है R2CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद क्या R R R C CH डबल बॉन्ड CH2। CH3 है इस जगह पे। तो आप जानते हो कि इसमें तीनों H एक एक करके हटेगा इस तरह से, और यहां पर बिना बंध का अनुनाद होने लगेगा। इसमें कुल संरचना, एक संरचना ये होगी, 3 संरचनाएं और बनेगा, क्योंकि इनके साथ होगा H प्लस, एक एक करके टूटेगा इस तरह से, एक H प्लस निकल गया। यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर 2 H है, एक संरचना, तो यहां टोटल इसकी संरचना की बात करते हैं। एक ये वाली संरचना हो गई, 3 संरचना ये हो गई। ये यही, इसी को तो हम दर्शा रहे हैं कि यहां पे इसको हमने इस रूप में लिखा है। अब बताओ ये जो टोटल कितनी संरचनाएं बना रहा है, ये 1 हो गया, 2 3 4, 4 इसकी संरचनाएं हैं। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें CH बंध टूटता है ना, आप R ऐसे नहीं तोड़ सकते, R C, चलो मैं R के साथ इसको दिखा दूं तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप ऐसा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें CH3, अगर हम R को CH3 मानते हैं या C2H5 मानते हैं, तो इस स्थिति में ये जो है इस जगह का ये सिग्मा बंध वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट नहीं होता है, और यहां पर किसी तरह का हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही शर्तें हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ही इस तरह से शिफ्ट होती है, तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। सो आप देख रहे हो कि यहां पर 2 H की वजह से होगा, यानी कि 2 नई संरचनाएं और एक 3 संरचना, तो इसमें टोटल कुल 4 संरचना बनता है, इसमें 3 बनता है, इसमें 2 बनता है, और इसमें और भी कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ अकेला रहेगा। तो जिसमें अनुनाद ज्यादा हो रहा है, इसमें अनुनाद ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा स्थायी है। तो स्थायित्व आप जानते हो, स्थायित्व किस बात पर निर्भर करता है कि अनुनाद की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अणु स्थायी होगा। यानी किसी भी अणु में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं या कैन्युनिकल संरचनाएं होती हैं उतना ही वो अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार से ये अणु, ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है, ये कम स्थायी और ये बहुत कम स्थायी। तो स्थायित्व की बात इस तरह से हम यहां पर कर सकते हैं। तो
यहां हमने क्या क्या देखा, अति संयुग्मन कहां कहां होता है, कैसे होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और अगला सिंगल बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, CH सिग्मा बंद होना चाहिए, तब जाकर के इनमें हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हाइपर कंजुगेशन किसमें हो रहा है, ये हमें पहचानना पहला काम था। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलते हैं सब। ससंयोजी बंध का विखंडन। ससंयोजी बंध कैसे बनता है, आप सबको पता है कि कोई दो परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का या दो दो इलेक्ट्रॉन का या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, यानी कि बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु दूसरे परमाणु से बराबर संख्याओं में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, तो सहसंयोजी बंध बनता है। इसका अगर हम ऑर्बिटल या क्वांटम थ्योरी के बेस पर बात करें तो अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर के अतिव्यापन करते हैं, तब सहसंयोजी बंध बनता है, जिसमें दोनों के बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। तब यहां पर आपने देखा सहसंयोजी बंध इस तरह बनता है। तब यहां बंध का टूटना, भाई आप पता है आपको कोई भी रिएक्शन होने वाला है तो पहले एक बार बंध टूटता है, तब जाके नया बंध का निर्माण होता है, और इस तरह से जो पुराना कंपाउंड होता है वो नए कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक तरह की व्यवस्था दूसरी तरह की व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और इस तरह से उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देखोगे दो तरह की घटना है कि ये बंध वाला इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला गया, या फिर ये बंध वाला जो इलेक्ट्रॉन है दोनों बराबर रूप से बट गया। यहां पर अगर ऐसा हुआ है तो ए का इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्लस हुआ, बी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो माइनस हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पर ए पर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, बी पर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इस तरह से किसी तरह की कोई चार्ज में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यहां पर हमने देखा कि ये इस जगह पर जो बंध विखंडन हुआ है इसको कहेंगे विषमांश बंध विखंडन, और इस जगह पर जो हुआ है उसे कहा जाएगा समांश बंध विखंडन, क्योंकि समान रूप से ये बंध का टूटना हुआ, अपने बंध वाले इलेक्ट्रॉन को समान रूप से दोनों परमाणुओं को बांट दिया गया। इस तरह से जब बंध विखंडन होता है तो बनने वाला जो पदार्थ होता है, जो प्रोडक्ट होता है या मूलक होता है, वो होगा धनायन ऋणायन, यानी कि आयन होता है, जबकि ये जो है वो मुक्त मूलक है, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। आयन दो प्रकार के देखने को मिलेगा इसमें, धनायन और ऋणायन, जबकि यहां पर मुक्त मूलक है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। इन सब की डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए समांश बंध विखंडन क्या है, अभी देखिए सहसंयोजी बंध वाले इलेक्ट्रॉन का बराबर रूप से दोनों परमाणुओं में वितरण हो जाना। सहसंयोजी बंध इस प्रकार से टूटता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों संलग्न परमाणुओं के पास रहता है, यानी जो परमाणु आपस में जुड़े। आयन दो प्रकार के देखने को मिलेगा इसमें, धनायन और ऋणायन, जबकि यहां पर मुक्त मूलक है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। इन सब की डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए समांश बंध विखंडन क्या है, अभी देखिए सहसंयोजी बंध वाले इलेक्ट्रॉन का बराबर रूप से दोनों परमाणुओं में वितरण हो जाना। सहसंयोजी बंध इस प्रकार से टूटता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों संलग्न परमाणुओं के पास रहता है, यानी जो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन रख लेता है। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि ए और बी दो परमाणु जुड़े हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ले गया और ये इस तरह से ए और ये बी बन गया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। इसमें हमने ये डॉट इसलिए लगाया कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आप इसको चाहो तो ए बी ऐसा लिख करके आप इस तरह से ये तीर का निशान को थोड़ा इस तरह दर्शाते हैं
ऐसे करके दर्शा देते हैं हाफ तेरे। अगर नहीं बन पा रहा है आपको ऐसा बना दे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर समान बंध विखंडन हुआ है। हम किसको दर्शा रहे हैं कि बंध का इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हुआ। तो ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं हम लोग मुक्त मूलक कहते हैं। स्पीसीज, प्राप्त स्पीसीज को मुक्त मूलक कहा जाता है। एक एग्जांपल यहां पर दिया गया कि क्लोरीन, दो क्लोरीन आपस में जुड़े हुए Cl2 के रूप में, इसका बंध विखंडन समान बंध विखंडन हुआ। जब इसको प्रकाश में ले जाया गया तो ये टूटता है Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल कहलाता है, यानी क्लोरीन मुक्त मूलक कहलाता है। ठीक है, क्लोरीन मुक्त मूलक। इस तरह से समान बंध विखंडन के फलस्वरूप बना मुक्त मूलक काफी सक्रिय होता है। याद रखना ये सब इंटरमीडिएट कहलाता है और ये सभी बहुत अस्थायी होता है, मतलब इन्हीं के बनने की वजह से तो रिएक्शन होती है। तो ये बना मतलब आगे की रिएक्शन संपन्न होने लगेगा। चलिए साहब आगे बात करते हैं। दूसरा है विषमांश बंध विखंडन। विषमांश बंध विखंडन में क्या होता है कि हम मान लेते हैं ए और बी के बीच का ये बंध वाला इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु की तरफ शिफ्ट हो गया। तब क्या हुआ, ए प्लस और बी माइनस मिल गया। ये कैटायन कहलाता है और ये एनायन कहलाता है, यानी कि ये धनायन कहलाता है, ये ऋणायन कहलाता है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है इस जगह पर कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गया उसमें पेयर आएगा। इसको आप दूसरे तरह से भी दर्शा सकते थे, यहां पर ए बी लाइन ये लीजिए, ऐसे भी दर्शा सकते थे। जब C पर प्लस चार्ज हो और इस तरह का कुछ हो, यानी CH3 प्लस C2H5 प्लस कुछ भी हो, तो इस स्थिति में इसको कार्ब कैटायन कहते हैं। कार्ब कैटायन या कार्बेनियम कहा जाता है। दूसरा है कार्बन पर माइनस चार्ज हो तब इसको कार्ब एनायन कहते हैं। कार्ब एन आयन या कार्बेनियन भी कहा जाता है। देखो कार्ब एनायन और या फिर कार्बेनियन, देखो उच्चारण करने का तरीका पे ध्यान दें, लिखा तो वही है पर उच्चारण करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस तरह से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भाग बनता है, ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो बंध के टूटने से ही आगे की रिएक्शन संपन्न होता है। तो इसमें जब कार्बनिक यौगिकों में कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो बंध दो तरह के टूट सकते हैं, या तो समांश बंध विखंडन होगा होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, या फिर विषमांश बंध विखंडन होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। बंध का विखंडन बहुत ही अनिवार्य होता है किसी भी रिएक्शन को संपन्न होने के लिए। चलिए साहब कुछ एग्जांपल देखें। यहां पर दिखाया जा रहा है कि क्लोरीन Cl2 के बीच का जो बंध है वो टूट रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि निर्जल अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में टूट गया। इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर जैसे दिखाया गया उसके अनुसार ये इस दिशा में शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्लोरीन बन गया। क्लोराइड आयन बन गया और ये है धनात्मक, तो क्लोरोनियम आयन या क्लोरोकार्ब कैटायन भी बोल सकते हो। तो इसी तरह से यहां पर एक एग्जांपल और की एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड में भी इस तरह का हुआ। तो ये क्या हुआ कि ये CX की तरफ चला गया। तो यहां पर जो दिखाया जा रहा है उसको थोड़ा समझेंगे। यहां पर कि RCl है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये इस तरफ चला गया, तो एल्यूमिनियम
ये देखो क्लोराइड आयन जो है, नेगेटिव आयन जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा ग्रहण कर लिया गया और AlCl4 माइनस बन गया और R प्लस बन गया। मैं दोनों को एक एक करके आपको दिखाता हूं। क्लोरीन पर आप जानते हो कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं, AlCl3 जो एनहाइड्रस है, निर्जल है, इनकी उपस्थिति में क्या होगा, ये विषमांश बंध विखंडन हुआ, Cl माइनस बना, Cl माइनस को इन्होंने ग्रहण कर लिया, AlCl3 माइनस, तो ये 3 की जगह क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस Cl प्लस, ये बन गया। अगर हम इसको दूसरी तरह दर्शाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हुआ, Cl ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, तब Cl प्लस दूसरी दिशा में Cl माइनस बन गया। एक दूसरा एग्जांपल हमने वहां पर और दर्शाया कि भाई CH3Cl है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये बन गया AlCl4 माइनस और बन गया मेरे पास आ गया Cl प्लस। ये क्या चीज है, इसको क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीनियम, पॉजिटिव आया ना, ईएम लगाएंगे, और नेगेटिव हो तो एनियम, और वैसे भी क्लोरीन का नेगेटिव पार्ट को क्लोराइड कहते हैं, तो ये क्लोराइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन, और ये है क्लोरीन ये क्लोरीन, तो एनियम, क्लोरीनियम ऐसे है, क्लोरीनेनियम ऐसे करके, या क्लोरीन कैटायन ऐसे भी वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे यहां पर दिखे कार्बेनियम, कार्ब कैटायन, या कार्ब कैटायन पॉजिटिव होने की कंडीशन में, कि कार्बन होने की कंडीशन में, जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे, तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, क्लोरीन ले लिया इसने, और हमारे पास बच गया CH3 प्लस, तो ये मिथाइल है, मिथाइल कार्ब कैट आयन, इस तरह से। तो आपने क्या क्या देखा, ये क्लोरीनियम ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्लोरीनियम ऐसे वर्ड्स शॉर्ट करेंगे तो क्लोरीनियम, IUM लगाना रहता है, और ये क्लोराइड आयन है, और ये क्लोरीनियम ऐसे भी यूज, एनियन ऐसे। तो वर्ड्स पे ध्यान देना है कि ईएम म लगना जरूरी है, इसमें न लगना जरूरी है, एन, ये नामकरण का सिस्टम हो जाता है इसका। फिलहाल हमारे जो अक्सर जो आएंगे वो कार्ब वर्ड से आएगा, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज है या कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, दो तरह के शब्दों का उपयोग होना। तो फिलहाल यहां पर आपने देखा कि एल्किल हैलाइड में एल्किल क्लोराइड पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये बन जाता है मिथाइल कार्ब कैटायन या मिथाइल कार्बेनियम। नाम थोड़े से दो नाम और रहते हैं, इसलिए क्या पर्यायवाची होने की वजह से थोड़ा सा तकलीफ होता है कि बहुत सारे नाम कैसे याद रखेंगे। कार्बेनियम, कार्ब
एनियम, म पे ध्यान देना, प्लस पे म लास्ट में, सच में बिल्कुल इसो कोट यार धमधाम ना होता मुझे। और माइनस पे न लास्ट में, यानी कि IUM, और ये होगा UN। एक वजन था मैं जाके कह रहा हूं मैं जाके चलिए, हम कार्बनिक अभिक्रियाओं के कुछ मध्यवर्तियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, और वो मध्यवर्ती क्या है, जरा आप देखें। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा होता है तो उस टाइम रासायनिक अभिक्रिया एक ही पदों में संपन्न नहीं होती, यानी कि सीधे सीधे एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक से मिला और सीधा उत्पाद बन गया, ऐसा नहीं होता है। इसके बीच में कई मध्यवर्ती का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने देखा था दो प्रकार के मध्यवर्ती, एक पढ़े थे हमने अभी धनायन वाला कार्बेनियम एंड कार्बेनियन, यानी कार्बोकेटायन एंड कार्बेनियम। दूसरा यानी कार्बधनायन और कार्बोनियन, हिंदी में बात करें तो। दूसरी बात होता है, हमने मुक्त मूलक भी पढ़ा था अभी। तो ये सब बनते हैं पहले जब रिएक्शन हो रहा होता है, और यही आगे जाकर के आपस मिलकर के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो जो पहले जो बनता है क्रियाशील मूलक, उन्हीं को कहा जाता है मध्यवर्ती, क्योंकि ये फाइनल उत्पाद नहीं होता है। फाइनल उत्पाद से पहले अभिकर्मक के बाद मध्यवर्ती, मध्यवर्ती के बाद उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये मध्यवर्ती कौन कौन से प्रकार के होंगे इसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी सी देखेंगे। संपूर्ण अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। कोई पद तीव्र गति से हो रहा हो या कोई पद निम्न गति से हो रहा हो, धीमी गति से होती है। लेकिन बात याद रखना कि किसी भी पद में प्राप्त होने वाला उत्पाद अंतिम उत्पाद नहीं होता है, बल्कि इसके मध्य में कुछ माध्यमिक स्पीसीज प्राप्त होते हैं। इन स्पीसीज में क्या होता है, आयन हो सकता है या मुक्त मूलक हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लें। ये मध्यवर्ती मूल रूप से चार प्रकार के होते हैं। ये अस्थायी होते हैं। क्रियाशील मध्यवर्ती होता है, इसको मध्यवर्ती को क्या बोल सकते हैं, ये मध्यवर्ती कैसा होगा, चार अस्थायी और या क्रियाशील मध्यवर्ती बनाता है। कौन कौन सा भाई, पहला एक है मुक्त मूलक, दूसरा है कार्बिन, तीसरा है कार्बोनियम और तीसरा है चौथा है कार्बेनियम। यानी ध्यान से समझेंगे, मुक्त मूलक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मतलब कार्बन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बंधन के द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलाकर के। दूसरा होता है कार्बिन, कार्बिन अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के संयोजी कोश में होता है, या तो वह युग्मित रहेगा या तो वह अलग रहेगा। फिर बात करते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जिसपे धन आवेश होता है, और कार्बेनियन आयन जिसमें माइनस चार्ज होता है।
इस प्रकार से हमारे पास कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट्स। इन सारे इंटरमीडिएट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे। आप जरा इसको समझने की अच्छे से कोशिश जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन या कार्बोधन आयन। देखिए नाम 2-3 तरह से हमने लिखा है। क्या मतलब होता है? सीधा सा मतलब है कार्बन पर जिस पर धन आवेश हो, ऐसा मध्यवर्ती, ऐसा इंटरमीडिएट जिसके कार्बन पर धन आवेश होता है, कार्बोधन आयन कहलाता है, कार्बोकेटायन कहलाता है, कार्बोनियम कहलाता है। इसकी क्या विशेषताएं होंगी जरा समझें। एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं तो काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। सी इस जगह पर कोई एक्स जुड़ा हुआ है और अब देखिए अभी आ रहा के ध्यान से मान लेते हैं ये CH3 है। ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन X की तरफ चला गया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3 इस तरह से और इस पर प्लस चार्ज और X माइनस। ये कार्बन पर धनावेश है यानी कार्बोधन आयन है। इस कार्बोधन आयन में कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है। और ये इस पर धन आवेश भी है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी है और धन आवेश भी। सब ले लो तो यह विषमांग विखंडन से बनता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है यानी कि विषमांश बंध विखंडन से बनता है। हम आगे बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली बात तो यह समझ में आया कि इसमें धन आवेशित होता है। कहां पर? कार्बन पर धन आवेश होता है। धन आवेशित कार्बन परमाणु में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा था कि कार्बन के अंतिम कोश में होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। जब ये किसी के साथ बंधन करता है, आर के साथ या कुछ भी हो, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तब आपके पास क्या बचा? ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और इस पर आ गया है प्लस चार्ज। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि ऐसी स्थिति है, धनावेश भी है और अष्टक भी पूर्ण नहीं है, तो अष्टक पूर्ण भी करना चाहेगा और अपने आवेश को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इस तरह से ये कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन ग्राही है मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग है ये। फिर बात करते हैं इसमें संकरण कौन सा है। अगर पता लगाओ तो संकरण निकालने के तरीके में कैसे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या 1 2 3 प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल नहीं है, 0 है, यानी कि टोटल आई वैल्यू 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 संकृत कक्षक है। हमने एक एग्जांपल लिखा था पहले, ये देखो CH3 प्लस, ये CH3 प्लस, इसका नाम क्या हुआ? मिथिल कार्बोनियम आयन कहलाएगा। अगर इसी तरह से हमारे पास होगा
C2H5+, तो क्या कहलाएगा? इथाइल कार्बोनियम आयन कहलाएगा। इसी तरह से नामकरण इसका किया जाता है। वही सब बात कर रहा हूँ। अब तो सब ईमानदारी से कह दी 5 किलोमीटर आइए, तू जितने जगह तू दे दे 5 मत तू 5 मिनट में 5 दे दूंगा और बता तो देन को मिला ना तू 5 में कह दे 5 में दे दूंगा हो गया। कार्बोनियम आयन बनाया कैसे जाता है या बनता कैसे, किस स्थिति में? रिएक्शन के टाइम पे हम एक्चुअली कार्बोनियम आयन हम बनाते नहीं है, कार्बोनियम आयन बनता है रिएक्शन के टाइम पे। तो रिएक्शन के समय, अभिक्रिया के समय कार्बोनियम आयन बनता कैसे है? एक होता है कि अम्ल का योग किसी असंतृप्त यौगिक में अम्लों का योग हो तब बनता है। दूसरा अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अगर वो प्रोटीनीकरण करता है मतलब H+ उनके साथ जुड़ता है तब बनता है। और तीसरा है कार्बन हैलोजन बंध का विखंडन होता है, जैसे कि हमने यहां पर कार्बन हैलोजन का बंध विखंडन हमने देखा है। तो ये 3 स्थितियां हैं और तीनों स्थितियों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि असंतृप्त यौगिकों पर अम्लों के योग से, असंतृप्त यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं कहता हूं भाई इसके साथ H+ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? H+। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ना। H+ जुड़ेगा तो H+ जैसे ही नजदीक आया इसका इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में शिफ्ट हो गया, तब क्या होगा बेटा बोलो तो जरा? CH2 प्लस CH2-। अब ये H+ जो है किस जगह पे जाके जुड़ेगा बोलो? जो माइनस वाला पार्ट है तो इस तरह से जुड़ गया CH2 प्लस CH3, तो ये बन गया है कार्ब कैटायन, इथाइल कार्ब कैटायन, इथाइल कार्ब कैटायन, इस तरह से बन गया। अब देखिए एल्कोहल एल्डिहाइड आकर्षित करेगा तो क्या हुआ? जो R है वो पॉजिटिव हो गया और आप देख रहे हो ये समझे? H2O बन गया। कागज लेकर आओ तो। एक इलेक्ट्रॉनिक में था और एक आ गया। इस बंध का किस दिशा में स्थानांतर हुआ? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये नेगेटिव हो गया तो प्लस माइनस 0 हो गया और ये पॉजिटिव। ये काम हुआ है। अगर ये RCH3 होता तो आपको साफ साफ नजर आता मिथाइल कार्बोकैटायन। तो समझ में आई होगी कि किस तरह से कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ। पहली स्थिति थी कि असंतृप्त यौगिक यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक में अम्ल का योग, अम्ल मतलब होता है H+ का योग। यहां पर प्रोटोनीकरण का मतलब होता है कि प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं H+ को प्रोटॉन और इसका जुड़ना होता है। तो ये यहां पर उसने ग्रहण किया। कार्बन हैलोजन बंध, कार्बन हैलोजन बंध, चलो मैं CH3Cl कह दूं। इस जगह पर इसका विखंडन हो, विषमांश विखंडन हो तो उस स्थिति में है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये बन जाएगा CH3 प्लस और Al जो बन जाएगा AlCl4 माइनस बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि रिएक्शन के टाइम पर ये कार्बोनियम या कार्बोकैटायन का निर्माण होता है कुछ इस तरह से। आगे बात करते हैं। इस तरह की जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो उसके बाद ही रिएक्शन संपन्न हो पाती है। अगली बात करते हैं कार्बोधन आयन का वर्गीकरण। कार्बोधन आयन कितने प्रकार का होगा? ये देखिए, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसके तीनों जगहों पर या तो H होगा या फिर कोई 2 जगह पर H होगा और एक जगह पर R होगा, या कोई एक जगह पर H होगा तो 2 जगह पे R होगा, या तीनों जगहों पर R होगा, इस तरह से। तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन हो गया। ये क्या हुआ? प्राइमरी या प्राथमिक कार्बोकैटायन, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। एक साल को ही जा 3000 रुपए दो। सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन,
थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, ये मिथाइल कार्बोकैटायन और ये दोनों प्रथम है, प्राथमिक, और ये द्वितीयक और ये तृतीयक, यानी कि 3 प्रकार के कार्बोकैटायन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बोकैटायन होते हैं। तो क्या हुआ, C प्लस कार्बन पर 1, 2, 3 एल्काइल ग्रुप के जुड़ने की वजह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। हम बात करते हैं भी कार्बोकैटायन पर कौन सा प्रकार का संकरण होगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि कार्बन पर ये प्लस है, तो हम देख रहे हैं कि ये इन जगहों पर H है, CH3 है, R है, जो भी है। तो इस बेस पर हमने देखा कि भाई सिग्मा 1, 2, 3, तो हमने देखा कि इस पे कौन सा संकरण हमने देखा, यहां पर sp2 संकरण। sp2 संकरण होगा तो क्या होगा, इसमें 1, 2, 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे। अगर हमने इसको भी R लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। तब आप देख रहे हो कि कितने कक्षक, एक S और 2 P कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। फिर ये sp2 संकरित कक्षक है, sp2 संकरण हुआ तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। R, R, R इन किनारों पर होगा तो इसकी संरचना कैसी होगी, जरा देखें। इसकी ज्यामिति क्या नजर आ रहा है, समतलीय त्रिकोणीय संरचना है, समतलीय त्रिकोणीय संरचना है इस तरह से। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये कार्बन है, कार्बन पर ये C प्लस है, समतली त्रिकोणीय संरचना बनाता है, 120 अंश का कोण है, sp2 संकरण है। पर सवाल ये भी आता है कि जब ये संकरण हो रहा था तो कितने कक्षक भाग लिए। अगर हम इस चीज को हम आधार माने, कार्बन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। अब आप जानते हो कि जब p कक्षक खाली रहता है तो S का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, तो ये S का इलेक्ट्रॉन एक उत्तेजित हो जाएगा और चला जाएगा इस पे, इस तरह से। अब किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, C प्लस की, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 हो गया, और यहां पर ये लीजिए ये खाली है। संकरण कौन सा होगा, संकरण sp2 संकरण है। जब sp2 संकरण होगा तो ये देखिएगा कि एक S और 2p जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां तक का संकरण करता है और इसको छोड़ देता है। तब C प्लस में हमने देखा, C प्लस में कक्षक, तो हमने क्या देखा, कक्षक देखिए भाई, ये 3 कक्षक आपस में मिल गए, ये लीजिए, और तीनों कक्षक बना sp2, sp2 और sp2, और sp2 संकरित कक्षक से ये R जुड़ रहा है, 1, 2, 3, लेकिन एक कक्षक बचा हुआ है जो कि 2pz कक्षक है, 0, उस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इसका मतलब है एक जगह पर इसमें 2pz कक्षक भी है, यह है 2pz कक्षक जो 0 है। यानी इसको मैं कहूंगा ये कैसा कक्षक है, जो खाली है, रिक्त असंकरित पी कक्षक। इस तरह से हमने यहां पर कक्षकों को समझा है। तो संकरण कौन सा हुआ, एंगल क्या है, और हमने क्या देखा कि भाई एक कक्षक जो खाली बचा हुआ है कार्बन का, जो इस तरह से या इधर से रहेगा या इधर से रहेगा, जो भी किसी भी एक दिशा में होगा जो खाली है, जिसको वैकेंट p ऑर्बिटल कह सकते हैं, यानी रिक्त p कक्षक कह सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कार्बोनियम आयन
समतली, देखिए अभी बात होगी कार्बोनियम आयन कैसा होगा, समतली होगा, त्रिभुजाकार होगा, कोण होगा 120 अंश का, जो स्ट्रक्चर यहां पर आपको अभी जो मैंने समझाया था वो मिल गया। रिक्त पी कक्षक, असंकरित रिक्त पी कक्षक, असंकरित पी कक्षक आपको मिला। तो ये आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत इन सारी चीजों की जो गहराई है आपने पढ़ा है। बस हमें इस चैप्टर के वाइज हमको इसको क्या करना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलो सब आगे बात करते हैं। कार्बोधनायन का स्थायित्व की बात करते हुए कौन अधिक स्थायी है, कौन कम स्थायी है, हम जरा इस बात को ध्यान दें। C पर प्लस चार्ज है और इनके साथ R जुड़ा हुआ है। R जो है प्लस I समूह होता है और प्लस I समूह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने का। तो ये कार्बन पर जो धन चार्ज है, जब R आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, R मतलब CH3 हो गया, C2H5 हो गया, जैसे कि आप जानते हो ये कैसा समूह है, धन I समूह। धन I मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है। ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह जितना ज्यादा होगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन उतना ही आएगा, और कार्बन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके धन आवेश की जो प्रबलता है उसे कम करेगा। एल्काइल समूह कार्बन की धन आवेश की प्रबलता को कम करेगा। कार्बन के धन आवेश की प्रबलता कम होगा तो धन प्रबलता कम हो गई तो वो किसी ऋण के साथ जुड़ने की उसकी क्षमता कमजोर पड़ने लगेगी, यानी क्रियाशीलता कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लस I समूह यानी कि R की संख्या बढ़ने पर C प्लस की धनात्मक प्रबलता की धन आवेश, क्या बोलूंगा इसको, धन आवेश, C प्लस की धनावेश प्रबलता कम होती है, जिससे उसका स्थायित्व बढ़ता है। उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ता है, तथा क्रियाशीलता घटता है। जितने ज्यादा बार R आएगा उतनी ज्यादा धन आवेश में कमी आएगी, धन आवेश में कमी आएगी तो क्रियाशीलता घटती जाएगी, यानी कि स्थायित्व बढ़ते जाएगा। सो इसी कारण से एक R वाले की, इसमें R एक भी नहीं है तो इसकी स्थायित्व की तुलना में, ये बस लाइन बस कीजिए, इसमें तीर का निशान मत लगाइए, इसकी तुलना में R आया तो इसने धन I प्रभाव डाला और धन I प्रभाव डालने से इसके धनावेश में कमी हुई, तो इसकी तुलना में ये अधिक स्थायी है, इसकी तुलना में ये अधिक स्थायी है, इसकी तुलना में ये अधिक स्थायी है। तो स्थायित्व का क्रम ये देखो लिखा हुआ है। तो CH3 प्लस की तुलना में स्थायित्व जो है वो बढ़ते जा रहा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के क्रम में। तो हम यहां पर समझेंगे कार्ब कैटायन ज्यादा कौन स्थायी है, कार्ब कैटायन प्राथमिक कार्ब कैटायन से द्वितीयक कार्ब कैटायन अधिक स्थायी है, तृतीयक कार्ब कैटायन उससे ज्यादा स्थायी है। तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व तो इस आधार पर यहां पर बढ़ते हुए नजर आएगा। हम ध्यान दें और भी बातें, अब पढ़ेंगे कार्ब एनायन यानी कार्बेनायन या कार्बेनियम, या C पर माइनस चार्ज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इसकी क्रियाशीलता के बारे में हम बात करेंगे, इसके संरचना के बारे में बात करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। जैसे कि हमने कार्ब कैटायन में देखा था, तो कार्ब कैटायन में क्या हुआ आपको पता चला कि इसके स्थायित्व को कैसे हम दर्शाएं। हमने इनमें क्या क्या देखा इसको एक बार हल्के से देख लीजिए ताकि आपके लिए काफी आसान होगा कार्बेनियम को भी समझना। कार्बेनियम ये क्या होता है, ये होता धनावेशित कार्बन वाला कोई स्पीसीज होता है जो कि विषमांश बंध विखंडन से बनता है। ये
मध्यवर्ती है, यानी कि ये क्रियाशील है, क्रिया करती है। अब क्रिया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये बनता है। इसकी क्या विशेषता है भाई? ये धनावेशित है, इसके कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बंधन के बाद, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, इसमें ये किसकी तरफ आकर्षित होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मतलब ये जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस तरह स्नेह आकर्षित होगा। इसमें sp2 संकरण है, संरचना समतली त्रिकोणी होगा, और ये हम बात कर रहे हैं कि बनता कैसे? असंतृप्त यौगिकों में अम्लों के योग से, अल्कोहल पर प्रोटोनीकरण से, और कार्बन हैलोजन बंध विखंडन पर यह बनता है। फिर बात करते हैं भाई कि कार्बोनियम आयन का निर्माण जो है वो हमने इस तरह से हमने देखा था, और इसकी वर्गीकरण करें तो ये कितने प्रकार का हुआ? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं कि भाई इसकी संरचना क्या होगी, संकरण क्या होगा, एकदम क्लियर हो चुका होगा। sp2 संकरण है, संरचना समतली त्रिकोणी है। हम बात करते हैं यहां पर कि इसकी संरचना समतली त्रिभुजाकार या त्रिकोणी होगा, और 120 अंश का कोण होता है। हमने ये भी देखा कि धन आवेश को जो बढ़ाएगा इसकी क्रियाशीलता बढ़ाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि भाई Cl जुड़ा हुआ है और इस जगह पर है ये CH2 और इस जगह पर है CH2 प्लस, तो ये -I समूह है, -I समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ? यहां तक प्रभाव पड़ेगा इसका, प्रेरणिक प्रभाव का, और ये धन आवेश में वृद्धि कर देगा। अगर यहां पर कोई ऋणात्मक समूह जुड़ा होगा या विद्युत -I समूह जुड़ा होगा तो इसके धन आवेश प्रबलता में वृद्धि हो जाएगी और क्रियाशीलता बढ़ जाएगा। तो +I प्रभाव बढ़ने पर इसकी क्रियाशीलता घटती है, और -I प्रभाव बढ़ने पर इसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखता है। तो इस आधार पर हम ये याद रख सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब जा रहे होते हैं तो ये याद रख पाना 1-2 चीजों में तो आसान होता है, लेकिन जब एग्जाम के टाइम जाएंगे तो बहुत सारी चीजों में कंपेयर करेंगे कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन अधिक स्थायी है, कौन कम स्थायी है, तो उनको कारण सहित आपको जानना होगा। अगर आप सिर्फ ये जान रहे होंगे कि भाई कार्बोकैटायन में तृतीयक ज्यादा स्थायी है, कार्बोनिल आयन में प्राथमिक ज्यादा स्थायी है, तो क्या होगा कि अगर कहीं कंफ्यूजन हो गया कि उल्टा हो गया दिमाग से तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रीजन जानना जरूरी होता है, कारण जानना जरूरी होता है। कारण जानेंगे तो फिर आप वहां पर फिर से एनालाइज कर लेंगे कि रियल में कौन ज्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी है। तो इस तरह से हमने यहां पर कार्बोकैटायन के बारे में बात करा। अब कार्बेनियन यानी कार्ब ऋण आयन के बारे में बात करते हैं। कार्ब ऋण आयन, कार्ब ऋण आयन में हम ये देखेंगे कार्ब ऋण आयन क्या है। तो सीधी बात करूंगा, कार्बन पर जब ऋण आवेश होता है तब इसे कार्ब ऋण आयन कहते हैं। ये कैसे आएगा जरा समझेंगे। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 जगहों पर तो H या R के साथ जुड़ा होगा। अभी भी ये उदासीन है ना, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और इस पे एक माइनस चार्ज आ गया। अष्टक पूर्ण है पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, माइनस चार्ज है, तो इसको हम कहेंगे कार्ब ऋण आयन या कार्बेनियन। कार्बेनियन कार्बन पर ऋण आवेशित लिखा है, वह ऋण आवेशित आयन जिस पर ऋण आवेश कार्बन पर होता है कार्बन आयन कहलाता है। कार्बेनियन आयन भी कहते हैं। तो इसमें कार्बेनियन आयन देखो ना, इसको पूरी तरह से अगर देखें कई बार ऐसा कार्ब एन ईएम है, ये ईएन ये लीजिए। तो कार्बेनियन और कार्ब एनायन ऐसे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन लास्ट में एन होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, नामकरण की बात हो रही थी। कुछ एग्जाम्पल मिथाइल पर हो, ये मिथाइल कार्बेनियन आयन, इथाइल कार्बेनियन आयन। यहां पर देखिए ये बेंजीन है और ये CH2 है, तो इसको बेंजाइल कहते हैं। तो बेंजिल कार्बेनियन आयन, क्या क्या हुआ, बेंजीन, ये यहां पर यहां से यहां तक का बेंजिल कहलाएगा। ये बेंजाइल नहीं है ना, ये फेनिल होता है, C6H5 फेनिल कहलाता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है बेटा, सब कुछ। इसके लक्षण की बात करते हैं। ये ऋण आवेशित होता है,
केंद्रीय परमाणु कार्बन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपने यहां पर देखा था। इसका अष्टक पूर्ण रहता है। केंद्रीय परमाणु कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक जोड़ा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो नॉन बॉन्डेड होता है। मतलब हम जब इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक अनाबंधित यानी बंध में भाग नहीं लेने वाला भी इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी अत्यधिक क्रियाशील होगा। अब ये वाला शब्द तो हर एक इंटरमीडिएट में नाम आएगा कि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इसका मतलब है ये जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी तरफ आकर्षित होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला भाग को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। ये नाभिक स्नेही की तरफ ये कैसा होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से किसके तरफ? नाभिक की तरफ आकर्षित होगा, तो नाभिक स्नेही कहलाता है। इसी कारण से ये ऋणावेशित कार्बन है। sp3 संकरण इसमें पाई जाती है। एक एग्जांपल दे दिया कि मिथाइल कार्बेनियन आयन इसका एक एग्जांपल है। अब इसको एक एक करके बताएंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। एक देखिए, नाइट्रो साइनो कार्बोनिल समूह पर अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय स्वभाव के होने के कारण प्रोटॉन के रूप में निकल जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये CH3 यहां पर क्या हो रहा है? अभी हमने देखा था उसमें के हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था, तो हमने यहां पर उस तरह की संरचना दिखाई दे रही। CH3 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल रहे हैं इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा? ये यहां पर चला गया तो क्या स्ट्रक्चर मिला जरा देखें। HCH प्लस किस में चला गया? H पे चला गया प्लस, ये लीजिए, और यहां पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस चार्ज। अब ये क्या हो जाएगा? अगर ये वापस इस जगह पर आ रहा हो तो ये इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा? CH2, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N वापस। तो ये देखिए कि कार्बन पर ऋणावेश आ गया। तो ऐसी स्थितियों में क्या देखने को मिलता है कि भाई कार्बन आयन बन जाता है। कार्बन पर ऋण आवेश आ जाता है तो कार्बेनियन कहते हैं। तो एक एग्जांपल जो यहां पर दिया गया है, इसका मैंने पूरा स्टेप वाइज आपको समझाया कि पहले ये किस तरह से हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ऐसा हो गया, फिर वापस ये आ सकता है। चलिए साहब, वर्गीकरण। ये भी कार्बन जो है इस पर ये देखिएगा, इससे पता चलता है तीनों H जोड़ सकता है, एक R होगा या 2 R होगा या 3 R होगा। इस तरह से क्या होगा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्ब कैटायन बनेंगे। तो कार्ब कैटायन कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होंगे। ठीक है। अब इसमें कौन ज्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी, इसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं यहां पे। कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है कि भाई R की संख्या, R और C, जरा समझेंगे इस चीज को, बिल्कुल एक ही बार समझना है। ये इलेक्ट्रॉन माइनस, ये माइनस I नहीं है, प्लस I समूह है, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करेगा। देखो बेटा, जितनी ज्यादा बार R जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन C की तरफ जा रही है और C पर माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी माइनस तीव्रता बढ़ गई। माइनस तीव्रता बढ़ गई मतलब क्रियाशीलता बढ़ गया। तो जितने बार R आएगा उतनी ज्यादा क्रियाशीलता बढ़ेगा, यानी कि स्थायित्व घटेगा। क्रियाशीलता बढ़ेगा, स्थायित्व घटेगा, तो तृतीयक का स्थायित्व कम होगा। प्राथमिक की तुलना में तृतीयक का स्थायित्व कम होगा। जबकि आप वहां पर क्या देख रहे थे? C+ वाले में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यहां पर R जो था इलेक्ट्रॉन को इस तरफ कर रहा था, स्थायित्व कम कर रहा था। तो तृतीयक का स्थायित्व कम है, सॉरी बताते चलते, इस तरफ भेजेगा, स्थायित्व बढ़ा देता है, स्थायित्व बढ़ता है, यानी तृतीयक
का स्थायित्व अधिक है, द्वितीयक का कम है और प्राथमिक का और कम था। किसमें? कार्ब कटायन। यहां पर क्या हुआ? इसने क्रियाशीलता बढ़ाया, स्थायित्व घटाएगा, तो यहां पर स्थायित्व क्या होगा? तृतीयक के स्थायित्व कम है, द्वितीयक का स्थायित्व अधिक है और प्राथमिक का स्थायित्व अधिक है। तो स्थायित्व को इस तरह से प्रभावित करती है। कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, इसलिए बोलते हैं कि समझना जरूरी। तो इस बात को ध्यान रखना, प्लस आई बढ़ने पर क्रियाशीलता बढ़ेगा, स्थायित्व घटेगा, तो तृतीयक का स्थायित्व कम होगा। ठीक है, चलो इसकी संरचना की बात करता हूं। तो संरचना क्या होगा? तो सबसे पहले संकरण की बात करते हैं भाई। सी इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस चार्ज 1 2 3 आर 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 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो हो गया 3 सिग्मा 1 एलपी यानी कि 4 sp3 संकरण। sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण होगा तो संरचना क्या हुआ? चतुष्फल की, सम चतुष्फल की, कार्बन सेंटर पर, 4 संकरित कक्षक जिसमें से 3 R 1 2 3 R जुड़ा और एक जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। ये ऐसी संरचना तो हम दर्शा सकते हैं sp3 करके। ऐसे सभी sp3 संकरित कक्षक हैं। तो संरचना नजर आ रहा है इस जगह पर पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी संरचना। त्रिकोणीय पिरामिडी संरचना। त्रिकोणीय पिरामिड संरचना। एंगल एकदम फिक्स तौर पे नहीं बता पाओगे, डिपेंड करेगा आर पर। आर छोटा है तो जैसे आर छोटा है तो उस की स्थिति में फिर ये छोटा, इसके एंगल कम होगा, और जैसे जैसे आर की बड़ा लंबाई बढ़ती जाएगी, आर बड़ा होते जाएगा, इसका एंगल बड़ा होते जाएगा। बस ये होगा। कार्बोनिल आयन का स्थायित्व मैंने बताया था कि स्थायित्व जो होता है इस तरह से तृतीयक का कम होगा, द्वितीयक का ज्यादा होगा, प्राथमिक का और ज्यादा होगा, और मिथाइल का सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा। कारण मैंने समझा दिया था आपको। फिर बात करते हैं स्थायित्व को। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से, तो अलग से मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा एल्काइल समूह बढ़ेगा उतना ही ज्यादा स्थायित्व कम होगा। क्योंकि देखिए अगर इसमें प्लस आई की बात करता हूं तो प्लस आई ने क्या किया? इसके ऋण आवेश को बढ़ाया है, क्योंकि माइनस समूह है तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजता है, तो माइनस तीव्रता को बढ़ाया। माइनस तीव्रता बढ़ा तो माइनस बढ़ गया ना, पहले से माइनस था और बढ़ गया माइनस, तो क्रियाशीलता बढ़ गया। क्रियाशीलता इसकी अधिक है तो स्थायित्व कम होगा। स्थायित्व कम, अधिक अधिक अधिक। हम आगे बढ़ने वाले हैं अगली क्लासेस की तरफ जब जाएंगे, तो वो है मुक्त मूलक। इससे पहले हम पढ़ेंगे ये मुक्त मूलक की पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि मुक्त मूलक कब बनता है। आप जानते हो मुक्त मूलक कब बनता है? जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी बंध का समांश विखंडन होता है, तब जाकर के मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो मुक्त मूलक की क्या खास बात होगी? मुक्त मूलक की खास बात यह होती है कि जिस परमाणु पर बॉन्ड फ्यूजन होगा उस जगह पर समान रूप से जिस तरह के बंध का विखंडन अगर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। इस तरह से इसमें सारे जो बंधन है उसमें तो हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होता है इस तरह से। तो इसके अंतिम कोश में, कार्बन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। मतलब यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। यहां पर जैसे बंध का विखंडन दिखाया जा रहा है, तो यहां पर 2 तरह के आपको क्या मिलेंगे? मुक्त मिलेंगे। एक CH3 मुक्त मूलक मिलेगा जिसको मिथाइल मुक्त मूलक कहेंगे, और दूसरा मिलेगा हाइड्रोजन मुक्त मूलक। हम आगे देखें क्विज, कुछ प्रश्न जो काफी आसान है, आप मुझे बता सकते हैं। बताइए एक मुक्त मूलक है क्या चीज? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि लक्षण में उदासीन, कम आयु और अनुचुंबकीय, और डी लिखा है उपरोक्त सभी। अब इन 4 ऑप्शन में आप किसको चूज करना चाहेंगे? बताइए। मुक्त मूलक है, लक्षण में उदासीन यानी उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है,
क्योंकि ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है ना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये सही है। दूसरी बात होगी कि कम आयु, यानी ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, बिल्कुल भी ये सही है। अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा। इसका मतलब हो उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन राइट हो गया आपका। क्लियर है? युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकीय। अगली बातें हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, सही कह रहे हो, बताइए। अगली बातें हैं, अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, बंध के समांश विदलन से बनता है मुक्तमूलक कार्बिन, कार्बोनियम आयन या कार्बेनियन आयन, क्या बनते हैं? तो यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें, समांश विखंडन अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कुछ उदासीन आयन, उदासीन मुक्त मूलक बनेगा, सॉरी यहां पर मुक्त मूलक बनेगा कि उदासीन पार्ट है, उदासीन स्पीसीज बनेगा, यानी कि बनेगा मुक्त मूलक। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन कार्बन बंध का विषमांश विखंडन बनाता है। यहां पर विषमांश विखंडन, दो कार्बोनियम आयन, एक कैटायन तथा एक एनायन, दो मुक्त मूलक तथा एक मुक्त मूलक तथा दूसरा कार्बोनियम आयन, क्या आंसर होगा? जल्दी सोच लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, काफी आसान क्वेश्चन है। हो गया? तो कार्बन कार्बन बंध का विषमांश विखंडन बनाता है दो कार्बोनियम आयन, एक कैटायन तथा एक एनायन, दो मुक्त मूलक, एक मुक्त मूलक तथा कार्बेनियम आयन, दो कार्बेनियम आयन। कार्बन कार्बन का विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन मतलब एक दिशा में स्थानांतरण, कार्बन है ये ऐसे चला गया, तो क्या मिला? ये प्लस और ये सी माइनस, एक कैटायन एक एनायन, यस, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, अनुनाद या अति संयुग्मन, क्या कहलाएगा? सारे प्रभावों को आप जान चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। जी बताइए। प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, अनुनाद, अति संयुग्मन। बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है। बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी, बहुबंधित मतलब जिसमें जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का किसी दिशा में विस्थापन हुआ, लेकिन इसके लिए कोई अभिकर्मक की आवश्यकता है, जैसे कि हम जानते थे Cn माइनस, तब अगर इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, क्योंकि ये एक अस्थायी प्रभाव है। आक्रमणकारी लिखा है अस्थायी, अस्थायी में कौन सा? ये स्थायी प्रभाव है, ये स्थायी प्रभाव है, तो ये अस्थायी प्रभाव इस जगह पर आया, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मुक्त मूलक, उसकी पूरी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।